बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ डस्ट एनालिसिस कि हम इसमें स्टडी करेंगे। पहले हमने एक बार स्टडी किया था इसके बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, डस्ट एनालिसिस के बारे में आपको बताया था। अब हम इसके MCQs हमने निकाले हैं, 52 राउंड बोर्ड इसके MCQs हैं और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलें देखते हैं इसको। कहता है सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज यूज्ड फॉर डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट एक्यूरेटली, कि कौन से इनमें से सैंपल है, कौन सा इनमें से इक्विपमेंट्स है जो कि डस्ट की कंसंट्रेशंस को एक्यूरेटली हमें बताता है कि ये इतने अमाउंट में हमारे पास मौजूद है, मौजूद नहीं है। स्क्रीनर सबसे पहले क्वेश्चन है, स्क्रीनर ऑप्शन है, फिर एयर ड्रायर है, फिर गैस फिल्टर है, फिर ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर है। अब स्क्रीनर में तो कुछ भी नहीं, हमें स्क्रीनर में सिर्फ इसको सैंपल को देखा जाएगा। एयर ड्रायर में हमें एयर को ड्राई करके उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं, और गैस फिल्टर है, हमें उसके पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रेविमेट्रिक सैंपल है, इसका सही आंसर इसका क्या होगा, ग्रेविमेट्रिक सैंपलर के ग्रेविमेट्रिक, उसको ग्रेविटी के थ्रू उसके मदद करना, उसे देखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर डिटर्मिनेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट कंटिन्यूस सैम्पलिंग इज़ कैरिड आउट बाय मैनुअल मीन्स। अब कहता है कि आया कि ये स्टेटमेंट्स हमें बताएं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। फॉर डिटर्मिनेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट की कॉन्सेंट्रेशंस को कंटिन्यूसली सैम्पलिंग किए गए बाय मैनुअल मीन्स, सादा तरीके से उसे कंटिन्यूसली सैम्पल किया जा सकता है, फॉल्स है। उससे स्टेप बाय स्टेप स्प्लिटिंग करके उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट को कैरिड आउट किया जाता है। ये नहीं कि उसे कंटिन्यूसली आप उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंड कैन बी यूज्ड एज अ सूटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द मिनिमाइजिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द फाउंड्री, कि एक फाउंड्री में हम कौन सी सैंड को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर काम करना है फॉर मिनिमाइजिंग द डस्ट पार्टिकल्स इन द फाउंड्री, कि किसी भी फाउंड्री में पार्टिकल्स को, डस्ट को कम करने के लिए हम कौन सी सैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में कोरे सैंड है, फिर सेलिका सैंड है, फिर ओलिवाइन सैंड है, और फिर क्वार्टर सैंड है। सर इसका आंसर करेक्ट आंसर इज होगा ओलिवाइन सैंड। नेक्स्ट अभी फिर से वो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आ गई हमारे पास। कहता है द बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ बेसिकली डन बाय ब्लड सैम्पलिंग प्रोसीजर, को बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स में ब्लड सैम्पलिंग का प्रोसीजर ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल करेक्शन, ठीक होगा। नेक्स्ट है टू एग्जामाइन द हेल्थ हैजर्ड्स एंड मटेरियल डैमेजेस इन द फाउंड्री द सैम्पलिंग साइट शुड बी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कि जो हमारी सैम्पलिंग की साइट्स है वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन से, अब बाकी जो हम उसमें से प्लूटेंट्स को, डैमेजिंग फाउंड्रीज़ को, मटेरियल्स को, हैजर्ड्स को देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो हमारा सैंपल होगा वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन से, जो पोल्यूशन के बाइस बनते हैं उससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फॉल्स है कि अगर हमारे पास हम वही उसको मटेरियल हैजर्ड्स को देख रहे हैं, जो हमने वो सोर्स लिया है, जो सैम्पलिंग साइट ली है, वो सैम्पलिंग साइट्स में डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो हम उसके बारे में, उसकी मटेरियल डैमेजेस के बारे में, उसके हैजर्ड्स, उसके नुकसान के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा तो नहीं ना देख सकते, ये फॉल्स आंसर है। अब कहता है मैकेनाइजेशन इन द फाउंड्री कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ डस्ट विच में फर्दर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। फॉल्स इसका भी आंसर है कि जो लेवल ऑफ डस्ट है वो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग की जितनी मर्जी आप कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, उसमें से उसका लेवल तो नहीं ना डिक्रीज़ होगा डस्ट का, उसमें से पोल्यूटेंट लेवल्स डिक्रीज़ होंगे। हमें एक छोटा सा अमाउंट ऑफ सैंपल भी ले लेते हैं, हमें उसमें से उतनी अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स नज़र आती है जितनी कि उसमें थी। इसका ये भी फॉल्स है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द फाउंड्री, कि इसमें से कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है फिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, फाउंड्री में मादे को अलहदा करने के लिए कौन सा माध्यम हम यूज़ करते हैं। मॉडलिंग करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं या शेक आउट करते हैं। उसको ड्रेसिंग होता है उसे इकट्ठा करना, शेक आउट उसको हिला के नहीं, मेल्टिंग उसको मेल्टिंग प्रोसेस के ज़रिए हम करते हैं। To measure and control dust particulates in the foundry, dry dust technologies are mostly preferred than with dust technologies। बिल्कुल ठीक आंसर है कि हम मटेरियल्स को काउंट करने के लिए पार्टिकुलेट्स को इन द फाउंड्री में
ड्राई डस्ट टेक्नोलॉजीज़ आर मोस्टली प्रेफर्ड। डस्ट टेक्नोलॉजीज़ को हम प्रेफर करते हैं उसको मैयर करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, डस्ट के पार्टिकल्स। In non-furous foundries, dust from the emission control equipments is considered as hazardous waste which cannot be recoverable. अब कहता है कि इन नॉन फ्यूरस फाउंड्रीज़ एक मटेरियल्स है जो कि हमें डस्ट को पार्टिकल्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रोसेस है। उसमें कहता है जो इक्विपमेंट्स एज अ हाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो हम वेस्ट कर देते हैं उसको दोबारा रिकवरेबल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल फाल्स है। उसे हम दोबारा रिकवरेबल, किसी चीज़ को आप उसको वॉशेबल करके आप उसको दोबारा रिकवरेबल बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलिंग इज़ द मेथड which uses a cyclone to separate and capture the dust particles। ट्रू है बिल्कुल कि रेस्पिरेटरी डस्ट सैम्पलिंग हम उसको यूज़ करते हैं कि एक सांस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए वी यूज द साइक्लोन टू सेपरेट अ डस्ट कैप्चर्स इन द पार्टिकल्स। ट्रू। कहता है पार्टिकल साइज रेंज इन विच डस्ट कैचर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर वर्क्स मोस्ट अफेक्शनेटली एंड अफेक्शनेटली इज़ माइक्रोन्स। उसका आंसर सी है, मतलब कि ग्रेटर दैन डैट ऑफ 74 माइक्रोन से होना चाहिए, ना कि उसे 74 से लो होना चाहिए। आगे कहता है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमने पिक करनी है। कहता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कैन बी अप्लाइड टू ट्रीट बोथ ड्राई एंड वेट ओट्स। ये एक डस्ट को पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर्स हैं, उसमें से हैज़र्ड्स मटेरियल्स को निकालने के लिए वो इस्तेमाल के नहीं है। रिड्यूस रेशो इन क्रशिंग ऑपरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेशो मिनिमाइज्ड फीड साइज। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है पिकिंग आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट के हमारे बारे में आ गया है कि कहता है केक रेजिस्टेंस, इसका आंसर इज़ केक रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। फिर से पिक आउट। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि इन रूरल एरियाज़ what has the contributed significantly to produce to particulate pollutants in complete combustion vehicles। कहता है कि अर्बन इलाकों में जो कि कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली पोल्यूशंस को बाइस बनता है, वो क्या, यूज़ ऑफ वुड्स फॉर फायर एंड कुकिंग। मतलब कि ज़्यादातर आप देहातों में देखते हैं कि वहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह ज़्यादा जलती हैं और जलने से हैज़र्ड्स मटीरियल्स पोल्यूशंस का बाइस बनती हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर। एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर्स में डस्ट में पार्टिकल्स के कितना होता है, वो उसका रेंज है 0.1 to 10 माइक्रोन से। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एरोसल्स हैव द बेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। अब कौन सी इसमें से एरोसोल्स हैं जो कि कार्बन ब्लैक है, सूट है, एलिमेंटल कार्बन्स हैं, ये सारे ही एरोसोल्स मटेरियल्स का नाम है, एक उसको मेथड के इस्तेमाल के तौर पे किया जाता है, आर ऑल मेंशन्ड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द येलो कलर ऑफ स्मोक। कि स्मोक की येलो कलरेशन में उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट आयंस है या नाइट्रेट आयंस है। इसमें सल्फेट आयंस जो कि स्मोक की येलो कलरिंग में मदद देती हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल स्मोक्स काजेज द ब्रॉन्जिंग ऑफ प्लांट। कि कौन सा स्मोक क्या पेट्रोकेमिकल स्मोक है जो कि पौधों को ब्रॉन्जिंग ब्राउन कलर की बनाता है। PBN है, पैन है, PCN एंड कीटोन्स है, पैन का मानी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द कंपोजिशन, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ पेट्रोकेमिकल स्मोक। पेट्रोकेमिकल स्मोक्स की कंपोजिशन कितनी है, उसकी कंपोजिशन को वो कैसे मिलके बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कीटोन्स एंड ओजोन है उसमें, यहाँ वोल्केनिक हाइड्रोकार्बन्स है, यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स है, प्रॉक्सी बेंजाइल नाइट्रेट्स, फर्नाइल नाइट्रेट है, ये ऑल मेंशन्ड अबव। ये सारे ही पेट्रोकेमिकल स्मोक्स में मदद देते हैं बनाने में। कहता है व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकुलेट इज़ कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ वेपर्स। के वेपर्स में कौन से पार्टिकल्स कंडेंस रह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ऑल एयरबोर्न पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप 1 कार्सिनोजेन्स। ट्रू कि जितने भी एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं WHO के मुताबिक ग्रुप 1 कार्सिनोजेन्स में इसे कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटल्स। उसकी रेंज कितनी है, आपने पीछे भी पढ़ा 1 to 10 है, लेस दैन 10 माइक्रोमीटर से तक, यहाँ तक किया माइक्रोन्स।
कहता है ग्रेविटेशनल सेपरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा ग्रेविटेशनल सेपरेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल करता है, वेट ऑफ पार्टिकुलेशंस उसके वर्क करता है। कहता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैफल्स इन द ग्रेविटेशनल सेपरेटर, कि ग्रेविटेशन सेपरेटर में बैफल्स इन दी ग्रेविटेशन सेपरेटर्स में क्या काम करते हैं, टू सेटल डाउन द डस्ट बाय लेटिंग दैम इनटू स्ट्राइक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटेशनल सेपरेटर्स है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटेशनल सेपरेटर्स की सबसे मोस्ट एडवांटेजेस क्या है उसमें, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि इसकी जो अक्सर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। विच प्रिंसिपल डज साइक्लोन सेपरेटर यूज़, कौन सा साइक्लोन सेपरेटर, जो साइक्लोन सेपरेटर है डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए वो कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है, वो इनर्शिया का प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है। साइक्लोन सेपरेटर्स आर नोन एज प्री साइक्लिनर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स को दूसरा नाम कौन सा है, प्री क्लीनर सेपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन सेवरल साइक्लोन सेपरेटर्स आर ऑपरेटेड पैरेलली, को उन्हें क्या का नाम दिया जाएगा जब एक से ज़्यादा साइक्लोन सेपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें मल्टी साइक्लोन्स का नाम दिया जाता है उनको। नेक्स्ट हमारे पास कहता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पार्टिकुलेट रिमूविंग एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन सेपरेटर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स डस्ट पार्टिकल्स की एक एग्जांपल है, उसका एक टाइप्स है जिसमें से हम उसको डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसमें से उसकी रिमूविंग एफिशिएंसी होती है 50 to 90%, 99% वो रिमूव कर सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को उसमें से। व्हाट इज़ बैग हाउस, बैग हाउस से क्या मुराद है, कहता है फ़िल्टर अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म्स है। बैग हाउस क्या है कि फ़िल्टर्स को एक पैरेलल फॉर्म में अरेंज कर देना ताकि एक फ़िल्टर से डस्ट पार्टिकल्स गुजरे हैं तो दूसरे से दूसरे गुजर जाएँ। कहता है नेक्स्ट हमारे पास कहता है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बैग हाउस फ़िल्टर, कि बैग हाउस फ़िल्टर का वर्क क्या होता है, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेज से फिल्टर पार्टिकल्स को रिमूव करना। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेट स्क्रबर इन द डस्ट कलेक्शंस, के डस्ट कलेक्शंस में वेट स्क्रबर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डस्ट कलेक्शंस में वेट स्क्रबर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वेट स्क्रबर रिमूव द प्लूटेंट्स, उसमें से जितने भी प्लूटेंट्स हैं ना उसको रिमूव कर सके। अब एक एब्रीवेशन हमारे पास व्हाट इज़ कॉल्ड लैब स्टैंड फॉर, व्हाट डज लैब स्टैंड्स फॉर, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। लोकल एग्जॉस्ट मतलब कि जो हमारे घरों में लैब इस्तेमाल किए जाते हैं एग्जॉस्ट वेंटिलेशंस के तौर पर, वो इसके बाद में बात कर रहे हैं। कि नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी काउंटेड अमंग फाउंड्री डस्ट, फाउंड्री डस्ट में कौन सा जो केमिकल्स है इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इस्तेमाल नहीं किया काउंटेड किया जाता है, उसमें बेंटोनाइट भी इस्तेमाल किया जाता है, सिलिका भी काउंट किया जाता है, सिलिकॉइल भी इस्तेमाल किया, तो उसमें से जो आयरन है वो हम फाउंड्री में डस्ट फाउंड्री में इस्तेमाल नहीं काउंटेड कर सकते। व्हाट विल हैपन इफ़ कंटिन्यूसली फाइंड डस्ट सैंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्डिंग मिक्सचर्स, कि अगर हम डस्ट सैंड में से मोल्डिंग मिक्सचर्स के तौर पर सारे पार्टिकल्स को रिमूव करते जाएँ तो वो कैसे इस्तेमाल करें। ब्रिटलनेसनेस में पुअर फिनिशिंग, उसमें से जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो पुअर फिनिशिंग्स होती है, उसमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं। कि आगे नेक्स्ट हमारे पास कहता है विच डिजीज़ इज़ कास्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ सिलिका सैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास कहता है विच डिजीज़ इज़ कास्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ सिलिका सैंड, सिलिका सैंड से कौन सी इनहेलेशन डिजीज़ इनहेलेट्स करने से कौन सी डिजीज़ काज होती है, सिलिकोसिस। नेक्स्ट हमारे कहता है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एट द स्लिट एंड ओवन जेट काउंटर्स ऑपरेटर्स, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 250 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है, कहता है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ स्लिट एंड ओवन सेपरेटर, ओवन ऑपरेटर्स में उसकी स्लिट्स की विड्थ चौड़ाई कितनी कितनी होती है, डिफरेंट स्लिट्स को इस्तेमाल किया जाता है ना उसमें से कहता है 0.1 मिलीमीटर। कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस अलाउड बिटवीन द स्लिट्स एंड कलेक्टिंग प्लेट्स इन द ओवन ऑपरेटर्स, के क्लियरेंस के अलाउड बिटवीन द स्लिट्स में कितने परसेंट जो कि अमाउंट ऑफ क्लियरेंस है डस्ट पार्टिकल्स को क्लियर किया जा सकता है 1 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वे ऑफ सेपरेटिंग डस्ट, कौन सा वे नहीं है जो कि डस्ट को सेपरेट किया जाए, इनक्लोजिंग द मिक्सचर, स्क्रीनिंग द स्टैंड, मॉइस्चरिंग द सैंड, नहीं ट्रीटिंग द कॉस्ट केमिकली।
कि केमिकल्स को ट्रीटिंग करना वो सेपरेटिंग डस्ट का एक तरीका नहीं है। इन फार्मास्यूटिकल चीज़ल्स वेंटिलेशन इज़ अप्लाइड थ्रू अ डक्ट ओवर द ऑपरेटर हेड। ट्रू है। इन फार्मास्यूटिकल चीज़ल्स विच व्हाट इज़ द डस्ट वेलोसिटी नॉर्मली। फार्मास्यूटिकल चीज़ल्स में डस्ट की वेलोसिटी कितनी होती है? 370 मीटर्स में पर मिनट। वेट स्क्रैपर्स आर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। द सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइम्स? 2 टाइम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। थैंक यू सो मच सर। आज का हमारा MCQs डस्ट एनालिसिस के हिसाब से इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।